एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो हमने कल पढ़ाया था कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 एग्जाम्पशन का, उसी पे बेस्ड है। एक बार देख लो। मिस्टर ए प्रेजेंट फॉलोइंग, एक साथ नोट करते रहो, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। हाउस प्रॉपर्टी परचेज इन 1984-85, 5 लाख। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी 84-85 में 5 लाख रुपए की। इन्होंने सोल्ड कर दी, बेच दी इन नवंबर 2022 में। कितने की? 30 लाख की। ठीक है। अब देखो, क्योंकि इन्होंने बेची है और यहाँ पे खरीदी थी तो कैपिटल गेन ना जाना चाहिए था, लेकिन इनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने परचेज कर ली, फिर से दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर ली। परचेज एंड अदर हाउस इन सितंबर 22, 5,50,000 की। और फर्दर डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 इन जैन 23, 5 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लिख लो। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 2001-2 का है 100 और 2022 और 23 का है 331। ठीक है। देखो, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, देख लो है क्या। कोई मिस्टर ए है, उसकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देख लो। उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 1984-85 में 5 लाख रुपए की। क्योंकि ये 2001 से पहले का है, इसलिए हम इसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2001 से पहले का। और यही प्रॉपर्टी जो उन्होंने परचेज की थी, इन्होंने सोल्ड कर दी नवंबर 2022 में 30 लाख रुपए का। क्योंकि अगर देखो, इन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी ना परचेज की होती तो हम क्या करते, 30 लाख में से इसका इंडेक्स निकालने के बाद जो आता है उस पर कैपिटल गेन लगा लेते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इधर बेचा, उधर दूसरा खरीद लिया। जब भाई बेचने के बाद तुम फिर तुरंत खरीद लोगे तो टैक्स कहां पड़ेगा? भाई तुम्हें मिला क्या? एक हाथ में तुमने बेचा, पैसे आया, दूसरे हाथ में तुमने फिर खरीद लिया, तो कहां से टैक्स लगेगा? गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो और बेचने के बाद फिर खरीद ले रहे हो तो हम इसमें छूट दे देंगे, क्योंकि भाई तुम्हारे एक हाथ में पैसा आया, दूसरे हाथ से निकल गया ना। तो देखो, इन्होंने फिर परचेज कर दी प्रॉपर्टी सितंबर 2022 में 5,50,000 की। और हो सकता है पूरा पैसा इन्होंने परचेज में ना लगाया हो, तो इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट में भी डिपॉजिट कर दिया। कोई पैसा अगर तुम मान लो पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो सकता है तुम्हें प्रॉपर्टी भी समझ में नहीं आ रही, तो उस पैसे को तुम कैपिटल गेन अकाउंट में अगर डिपॉजिट कर दोगे तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि तुमने परचेज ही कर दिया है। क्योंकि जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट होता है वो कहीं और लिए यूज ही नहीं होगा। ये अब तुम कैपिटल गेन काम ही आ सकता है, तुम प्रॉपर्टी वगैरह ही खरीद सकते हो इससे। तो समझे? इसको सॉल्व करा दे, सॉल्व करा देना। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लो। देखो, सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितने का बिक रहा है? 30 लाख रुपए, 30 लाख का बिक रहा है। और इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी परचेज भी की थी, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने खरीदी थी? 5 लाख की, डिवाइड बाई 100 इंटू 331 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16,55,000। अभी जो आया है इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर्टी फिर से खरीद ली, उसका हमें छूट तो मिलेगा। तो लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 कितना मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 इनको कितना मिलेगा? 5,50,000, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी 5,50,000 खरीद ली। और दूसरा इन्होंने कैपिटल गेन में भी तो जमा किया पैसा, दोनों छूट मिलेगा। जो नई प्रॉपर्टी खरीदी उसकी भी छूट मिलेगी और जो पैसा डिपॉजिट कराया कैपिटल गेन वो भी मिलेगा, 5 लाख।
डिपॉजिट इन कैपिटल गेन लिख सकते हो, डिपॉजिट इन सीजी, सीजी मतलब कैपिटल में 5 लाख, तो कितना हो गया 10,50,000। ये कितना आया था पहले ये देख लो, ये आया था तुम्हारा 13,45,000, इसमें से माइनस कर दो 10,50,000। अब जो बचा है तुम्हारा वो एलटीसीजी हो जाएगा, एलटीसीजी, नेट एलटीसीजी। ये कितना बचेगा 2,95,000। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार इसमें। मैं फिर से बता दूं बात, देखो अगर इन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी ना खरीदी होती तो सेल में से जो खरीदारी होती है वो माइनस कर दो तो बाकी पे टैक्स लग जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी फिर खरीद ली। जब तुम दूसरी प्रॉपर्टी फिर खरीद लोगे तो वो भी तो माइनस करोगे ताकि और कम हो जाए। तो पहले तो नॉर्मली इनका 13,45,000 पे टैक्स लगता, लेकिन उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीद ली कितने की 5.5 लाख, तो उसकी भी छूट मिलनी है। लेकिन पूरी की नहीं खरीदी इन्होंने, 5 लाख इन्होंने बाकी क्या किया 5 लाख रुपए जमा भी करा दिया कैपिटल अकाउंट में। जब आप पूरी प्रॉपर्टी पैसा नहीं खरीद रहे हैं लेकिन वो कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दे रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपने खरीद ही ली है, क्योंकि वो पैसा खरीदारी के अलावा कहीं और यूज होगा ही नहीं, समझे। तो 5 लाख 5.5 लाख का ये छूट मिला, 5 लाख के 10,50,000 छूट मिल गया। और पहले लॉन्ग टर्म इतना बन रहा था, तो 10,50,000 छूट होने के बाद 2 अब कहाँ 13,45,000 पे छूट मिल वो टैक्स लगना था, लेकिन उन्होंने पैसा 2 जगह लगा दिया, एक परचेज कर लिया और कैपिटल गेन में डाल दी, तो सिर्फ 2,95,000 पे ही टैक्स लगेगा, समझे। ओके, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड। अभी तक जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आप एक घर बेच रहे हो और उसके बदले में दूसरा घर खरीद रहे हो तो एग्जम्पशन मिलती थी, तो कैपिटल गेन होता था तो छूट मिल जाती थी। वैसे ही अभी क्या है, जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेच रहे हो तो घर नहीं खरीद रहे हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास पैसा आया और पैसा चला भी गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया ना। जैसे तुमने कुछ कैपिटल असेट बेचा, तुमने कोई कैपिटल असेट बेचा, पैसा आया और वो पैसे को तुमने रखा नहीं, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा क्या होगा फिर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ चीजें दे रखी, अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे तो तुम्हें छूट मिल जाएगी। छूट मिल जाएगी मतलब जो कैपिटल गेन पे टैक्स लग रहा था वो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद टैक्स लगेगा। सुनो कैसे, अगर कोई असेस्सी, असेस्सी मतलब क्या होता है पहले पता है, जो बंदा टैक्स पे करता है उसको असेस्सी बोलते हैं। असेस्सी इज इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब अपने जैसा हो, इंडिविजुअल मतलब अपने जैसा हो, एक इंसान, या कोई फर्म हो, फर्म भी बनती है ना, कहते नहीं भाई उनकी फर्म है, फर्म, या कोई कंपनी है, ये किसी को भी मिल सकता है। एक बार तो असेस्सी क्या हम ही लोग हो सकते हैं, कंपनी टैक्स नहीं देती, कंपनी भी टैक्स देती है, फर्म भी टैक्स देती है, तो जो भी टैक्स देती है चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो। मैक्सिमम लिमिट 50 लाख, मतलब बॉन्ड में आप 50 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ का हुआ, तो तुम सोचो पूरा 1 करोड़ जमा, पूरा 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद लें, पूरा छूट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने तक खरीद सकते हो, 50 लाख तक, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसमें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन तुमने घर बेचा या कोई भी कैपिटल असेट बेची, 6 महीने के अंदर इसको बॉन्ड खरीद लो। ऐसा नहीं चलो आज बेच दिया 2 साल बाद खरीदेंगे, तब छूट नहीं मिलेगी, एक चीज जान लो। जैसे आज तुमने घर बेचा और तुमने 1 साल बाद इसको खरीदा, कोई छूट नहीं मिलेगी, तुम्हारे पे कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा। इसलिए कोशिश करो, कोशिश नहीं करो, अगर आपको एग्जम्पशन लेनी है तो आप करना पड़ेगा। कैपिटल गेन इन्वेस्टेड विद इन 6 मंथ, विद इन मतलब अंदर ही अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम ट्रांसफर डेट, जिस दिन आपने कैपिटल एसेट बेची उसके 6 महीने के अंदर ही क्या करना है, बॉन्ड खरीद लेना है, ताकि हमें एग्जम्पशन मिल जाए। और एक चीज सुनो, कौन से बॉन्ड होंगे, सिर्फ 2 ही बॉन्ड लिखा है, बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये सड़कें नहीं बनती है नेशनल हाईवे की, अगर क्योंकि जब सड़कें बनाई जाती हैं इनके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट पास खुद तो पैसे होते नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है। तुम क्या करोगे, उस बॉन्ड को खरीद लो, उस बॉन्ड को खरीद लो और खरीदने के बाद क्या करो, गवर्नमेंट को पैसे दे दो, कल को तुम अपना जो बेच देना। बॉन्ड का मतलब पता क्या होता है, एक ये सर्टिफिकेट टाइप का होता है, ये होता है कि हाँ हमने गवर्नमेंट को पैसे दिए, उसके बदले में हमें बॉन्ड मिला है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना, अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है पता है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, गवर्नमेंट को तुम पैसे दे दो, गवर्नमेंट तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देगी, इस पर ब्याज मिलता है, लोग इसीलिए खरीदते हैं। जैसे एफडी कराते हो बैंक में तो तुम्हें इस पर ब्याज मिलता है, एफडी का एक सर्टिफिकेट नहीं होता है, वैसे भी होता है। या बॉन्ड ऑफ क्या नाम है इसका, हाँ रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिर्फ 2 ही जगह इन्वेस्ट करना है, या तो NHAI में या RECL में। बॉन्ड कैन बी रिडीम आफ्टर 3 years। अच्छा हाँ, जैसे घर वाले केस में था कि जो आप दूसरा घर खरीदोगे 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते, वैसे इसमें भी अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया आप 3 साल तक उसको रिडीम नहीं करेंगे, रिडीम नहीं करेंगे मतलब बॉन्ड वापस करके पैसा नहीं लेंगे,
क्योंकि अगर ऐसा ही होने लगे ना कि छूट मिलने लगे तो लोग कहेंगे अभी छूट लेने के लिए जल्दी ले लो, 2 महीने बाद फिर हटवा लेना। अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया क्योंकि आपको छूट मिल रहा है, वो मिल रहा है एग्जाम्पशन, तो आप 3 साल के अंदर उसको बेच नहीं सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड, अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उसको आप एग्जाम करवाना चाहते हो और किसी बॉन्ड में पैसे लगाते हो, तो ये चीज देख लो, कोई चाहे इंडिविजुअल हो, अपने जैसा आदमी हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकती है। कहने का मतलब अगर तुम्हारा 1 करोड़ का वो हुआ है कैपिटल गेन, तो 50 लाख तक करवा लो, 50 लाख से तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। और अगर 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ तो 20 लाख का पूरा करा लो। और सुनो, कैपिटल गेन, हाँ, 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है, ट्रांसफर किया, उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर इसमें इन्वेस्ट कर दो। और कहाँ, 2 ही बॉन्ड में हो सकता है, कहाँ कहाँ, या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्हीं दो में। और जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब 3 साल के अंदर अंदर उसको नहीं बेच सकते, मतलब 3 साल के बाद ही आप इसको बेचोगे। अच्छा, मान लो हमने बेच दिया, 3 साल के अंदर बेच दिया, तो जो तुम्हें एग्जम्पशन मिली थी, जो छूट मिली थी, वो कैंसिल हो जाएगी। और अगले साल जब तुम्हारा ATR भरा जाएगा तो पता क्या होगा, इस इनकम को जोड़ दिया जाएगा, तो तुम्हारी इनकम डबल हो जाएगी, अब टैक्स देना पड़ेगा। अब समझे? चलो क्वेश्चन के थ्रू समझा दे, क्वेश्चन थ्रू देखो, एक एग्जाम्पल थ्रू ये वो NHAI वाला बॉन्ड का क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई मिस महिमा है, उन्होंने एक सोल्ड की थी एक हाउस प्रॉपर्टी 16 लाख में, ठीक है, समझ गया। जो प्रॉपर्टी इन्होंने 16 लाख में बेची थी, उसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था 1980 में 1 लाख रुपए। एक चीज मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप बनाते हो या परचेज करते हो 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो हम क्या करते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 लेते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज की हुई तो उसका इंडेक्स दिया ही नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 का 100 इंडेक्स दे रखा है, तो वही हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद का होगा तो बात अलग होती है। तो हम इसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है। सी इन्वेस्टेड ₹4 लाख इन दी बॉन्ड ऑफ NHAI, क्या 50 लाख से कम है? क्योंकि 50 लाख तक ही मिलेगा ना, 50 लाख से कम इसमें छूट मिल जाएगी, क्योंकि NHAI में हुआ है ना। या अगर NHAI की बजाय RECL होता उसमें भी मिल जाता। ऑन 1 मार्च 2023 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन्होंने जो घर बनवाया, अच्छा मैंने एक चीज बताया था कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तभी लेते हैं जब वो 1 अप्रैल 2001 से बाद का होता है इंप्रूवमेंट। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले का इंप्रूवमेंट है तब वो हम इग्नोर कर देते हैं। ये इंप्रूवमेंट कब का है, लिखा नहीं क्या मैंने, ये इंप्रूवमेंट है आपका कहाँ 2002 का है, मतलब इसको हम ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम कब लेते हैं, जब 1 अप्रैल 2001 के बाद का हो। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ये अपन लोग ले लेंगे। अब देखो, ऑन सेल जो तुमने 16 लाख की प्रॉपर्टी सेल की है, ऑन सेल ब्रोकरेज 2%, हमें 2% ब्रोकरेज देना पड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होता हमें बेचना कैसे है, तो एजेंट के थ्रू बेचवाते हैं, तो बोलते हैं भैया जितना बिकोगे 2% हम ले लेंगे। तो 16 लाख का 2% ये रखेंगे, और बेचने में ही 10,000 रुपये का अदर एक्सपेंस हुआ है, हमारे हाथ में कितना आया, 16 लाख में से 2% माइनस करेंगे और 10,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा तब हमारा हाथ में आएगा, क्योंकि 2% तो हमने ब्रोकरेज दे दिया और 10,000 रुपये और भी खर्चे आ गए। ईमान, क्वेश्चन शुरू करें। देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल कंसिडरेशन, बिना सोचे बताया करो भाई, कितना लिखोगे, 16 लाख। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, इनके हाथ में ब्रोकरेज तो चला गया ना इनके हाथ से, क्या हमारे पास हाथ में 16 लाख पूरा आया, ब्रोकरेज माइनस करो 2%, तो 16 दोनों 32,000 का ब्रोकरेज हो गया। कोई अदर एक्सपेंसेस भी था, देख लो क्वेश्चन, अदर एक्सपेंसेस 10,000, ये आया नेट सेल, मतलब हमें नेट इतना पैसा मिला, इतना समझ गया ना, हमें नेट पैसा इतना ही मिला, कितना मिला, 15,58,000। देखो सुनो मेरी बात, तुमने महिमा, तुम्हारा कुछ सुनो, तुमने सेल किया था 16 लाख का, तो क्या पूरा 16 लाख तुम्हारे हाथ में है, नहीं, जो कमीशन दलाल था उसने 2% ले लिया, 32,000 उसने रख लिया, और 10,000 रुपये तुम्हारे और भी खर्चे हुए, तो तुम्हारे हाथ में 15,58,000 ही आया, है ना। अब इसमें क्या माइनस करोगे, जो भाई खरीदार था, तुमने खरीदी की थी, प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, 1980 में 1 लाख रुपए की। और सुनो, एक्चुअली वो बता दी मैंने, अगर 1980 में आपने खरीदा है तो हमें 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू देखना होता है, तो इसमें फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल का कितना है, 60,000। 60,000 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जब जो एक्चुअल डेट थी वो देखो और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल को देखो, जो इन दोनों में से ज्यादा होता वही लेंगे। अगर यहाँ पर 1,60,000 होता तो ये लेते, लेकिन यहाँ पर इधर 60,000 इधर 1 लाख, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे 1 लाख
और इसका वो कितना होता है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 होता है, इंटू करो तो 331, ये 3,31,000 आना चाहिए। ठीक है, ये 3,31,000 आ गया। इसमें तुम्हें और भी माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एक 2002 का है, अगर ये 2001 से पहले का होता तो इग्नोर मार देते, लेकिन 2000 का ही 2002 का इसलिए ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 10,000 है, लेकिन नहीं, हमें इंडेक्स भी तो करना है, सॉरी इंडेक्स भी तो करना है। 10,000 का 100 डिवाइड बाई 331, अरे भाई लॉन्ग टर्म में हमें इंडेक्स करना होता है यार, ये बचेगा 33,100। ठीक है, अब तुम्हारा कितना बचा, तुम्हारा बचा 11,93,900। अब इतने पे टैक्स लग जाता, सुनो इतने पे टैक्स लग देना पड़ता है, अरे मेरी बात तो सुनो, इतने पे इनको टैक्स देना पड़ता, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड में, उसका भी तो फायदा मिलेगा। लिखो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 EC, इसका सेक्शन है 54 EC, कितना 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, अब जो आएगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल LTCG 11 में से 7 घटा दो, 4 घटा दो 7 लाख। किसी को अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ ले एक बार, कोई डाउट है?